बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ इस्लामाबाद स्टूडियो से आपके साथ अजमल जामी। लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। PTI का लॉन्ग मार्च, इस बीच दोपहर में मुज़ाकरात की खबरें आई, मामला फ़हमी की खबरें आई। बात है क्या, गोट कहाँ फंसी है, मामला फ़हमी की कोशिश किस हद तक कामयाब हुई, क्या तय पाया, ये ख़बर भी आप तक आज पहुँचाएँगे। और दूसरा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला भी दिया कि G9 और H9 के दरमियान जो इस्लामाबाद में ग्राउंड है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा गाह फराहम करने की हिदायत जारी की है, हुक्म जारी किया है हुकूमत वक्त को, इंतज़ामिया को। यही नहीं बल्कि ये भी हुक्म दिया है कि जो हुकूमती क़यादत है वो और PTI के जो रहनुमा है वो 10 बजे कमिश्नर ऑफिस में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करें जलसे के हवाले से। ये भी पूछा गया बाबर अवान साहब से जो वकालत कर रहे थे कि एहतजाज आपका कब ख़त्म होगा। उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो एहतजाज शुरू हुआ है, बाकी फ़ैसला क़यादत करेगी। दिन भर जो होते रहे, जो मनाज़िर आपने देखे, उसका जायज़ा भी लेने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस सबसे कुछ देर पहले आपने देखा नुमाइश चुरंगी कराची में एक कैदी वैन को आग लगा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से, ये रिपोर्ट हुआ वहाँ से। और फिर डी चौक इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे ही वाक़यात की रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं, इनकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएँगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में क्या लिखा, इसकी मालूमात भी आपसे हम शेयर करेंगे। हल क्या है, क्या मामला फ़हमी हो सकती है, शामी साहब की राय भी आप तक पहुँचेगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ इन तमाम मामला से एक ज़्यादा अहम मामले से हम करेंगे। हुर्रियत का लंबरदार, जुर्रत का निशान यासीन मलिक। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब को आज भारतीय कैंगरू कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है भारत की, इसने सो कॉल्ड चार्जेस फ्रेम कर रखे थे यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों की मुआवनत करने के हवाले से। लेकिन ये मर्द हुर्र डट गया और इसने वहाँ से अदालत से भीख मांगने की बजाय ये कहा कि मौत की सज़ा कबूल कर लूँगा, ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। अगर दहशतगर्द था तो मुझे पासपोर्ट क्यों जारी किया गया? अगर दहशतगर्द था तो 7 भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुझसे क्यों मिले? अगर दहशतगर्द था तो मेरे ख़िलाफ़ चार्जशीट क्यों ना पेश की गई? और अगर दहशतगर्द था तो भारत समेत पूरी दुनिया में अहम तरीन लेक्चर्स देने के मौके मुझे क्यों फराहम किए गए? लेकिन भारतीय कैंगरू कोर्ट्स के पास कोई जवाब नहीं था। शामी साहब, एक इंतहाई स्याह दिन आज जम्मू कश्मीर की जो हुर्रियत की मूवमेंट है उसमें कई ऐसे वाक़यात गुजरे, लेकिन आज का दिन भी इंतहाई स्याह कि कैंगरू कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मैं चाहूँगा कि यासीन मलिक साहब के ज़िक्र से, उनकी हुर्रियत से, उनकी फ़िक्र से प्रोग्राम का आगाज़ करें आप। यासीन मलिक जो हैं, मेरे ख्याल 56 साल की उम्र है उनकी, और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है 66 में पैदा हुए, वो कैदोबंद में गुजरा है। और अब भी वो एक तवील अरसे से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। और उनकी अहलिया पाकिस्तान में है और उनकी बेटी एक जो है वो भी पाकिस्तान में है, रज़िया सुल्ताना। बिल्कुल, मशल जी मलिक या मिशल मलिक, वो बस शादी उनकी हुई, बहुत कम अरसा उनको इकट्ठे रहने का मौका मिला। और ये भी एक देखिए एक तारीख़ का एक रिकॉर्ड है कि एक हुर्रियत पसंद के साथ शादी की एक कश्मीरी नियाद पाकिस्तानी लड़की ने, और उसकी याद में बस ज़िंदगी जो है उसकी बसर हो रही है, और वो भी एक हुर्रियत का निशान बनी हुई है। तो जो यासीन मलिक को 2 बार उम्र कैद की सज़ा दी गई है और 10 लाख जुर्माना किया गया है। मज़ीद सज़ाएँ भी दी गई हैं मुख्तलिफ़ मुक़दमात में, और कहा गया उम्र कैद का मतलब है उम्र कैद, यानी जब तक ज़िंदा हैं वो कैद में रहेंगे, और पूरा कश्मीर का एक कैद खाना है। मकबूजा कश्मीर जो है, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा को सारे कश्मीरी आज़ाद होंगे और यासीन मलिक भी आज़ाद होंगे, और हम उनका खैर मकदम करेंगे और उनके लिए हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और उनकी तो ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजर गई, तवील जिद्दोजहद है, तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर आज तक। वो जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है, बिल्कुल ठीक, कि बचपन ही से लिखी थी मुक़द्दर में असीरी, माँ बाप कहा करते थे दिल बंद जिगर बंद, तो वो उन पर भी सादिक आता है। और मेरा ख्याल है कि जिगर बंद से मुझे याद है कि आज मुल्क भर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल रही
तकरीबन मुल्क बंद ही था सर, पंजाब में वो जो भी दिन भर से हमने लाहौर में आप मनाज़िर देखें, देखे, दीगर शहरों में हमारे मनाज़िर देखे और फिर हमारे तवज्जो शाह महमूद KPK की कुरैशी जानिब साहब है, ने, सुप्रीम कोर्ट को बिलाखिर बीच में आना पड़ा। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान भी आज मकबूजा कश्मीर बना हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, शाह महमूद कुरैशी जो हैं, जो यहाँ वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और PTI के वाइस चेयरमैन हैं, काश वो कश्मीर जाकर एक दिन भी गुजार सकते तो उनको पता चलता कि मकबूजा कश्मीर में कि आज़ादी क्या है और ग़ुलामी क्या होती है। तो पाकिस्तान में जो भी हालात हों, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हमें, और कि हम आज़ादी से बहरायाब हो रहे हैं। सियासी लड़ाई जो भी लड़ें, लेकिन पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के साथ तशबीह देने की जो है जुर्रत या जसारत न करें तो ये बेहतर होगा। बहरहाल यासीन, ये बात आपकी दुरुस्त है। आप सर दो और नुक्ते हैं, सलाम पेश करते हैं उनको। आज का फैसला है, इजाज़त दी गई है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो दो अहम नुक्ते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राह निकाली है कि जलसे की इजाज़त दी जाए H9 और G9 के दरमियान जो ग्राउंड वाक़ है वहाँ पर, और फिर इंतज़ामिया का है कि वो मुज़ाकरात भी करे आज रात 10 बजे। इस बीच में कराची में भी एक कैदी वैन को आग लगा दी है, डी चौक में भी कुछ ऐसी इत्तलात हमें मिल रही हैं। पकड़ धकड़ भी हुई दिन भर, हमने देखा गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा के यहाँ जो वाक़या पेश आया लाहौर में। लेकिन पंजाब में तो हुकूमत ये बिलीव करती है, दावा करती है कि उन्होंने इस एहतजाज को, इस धरने को नाकाम बना दिया, वहाँ से खातिर खा नफरी आवाम की नहीं निकल सकी। अलबत्ता KPK से आने वाले जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद दाखिल हुआ चाहते हैं। इस बीच में दोपहर में ख़बर आई कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, हुकूमत और PTI की क़यादत के बीच में इदारों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन ऐड करना चाहूँगा, आपसे दिन भर भी बात होती रही, मुतल्लिका जो लोग जिनका नाम लिया जाता रहा, जो सियासतदान इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे, तो ये आधी बात तो दुरुस्त थी, आधी शायद दुरुस्त नहीं थी। क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि कुछ रहनुमा PTI के हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस्लामाबाद आए, मुज़ाकरात उन्होंने किए हुकूमत के साथ और फिर वापस गए, इमरान खान साहब को कम्युनिकेट भी किया। अलबत्ता जो गोट जहाँ फंसी हुई है, मेरी ज़ाती इत्तलात गलत भी हो सकती हैं, वो यही है कि खान साहब इलेक्शन की तारीख़ मांगते हैं कि तारीख़ का ऐलान किया जाए, बाकी फिर जो भी मुनासिब आप समझे हम कर लेंगे। लेकिन हुकूमत वक्त या दीगर फ़ैसला साज जो हैं वो हतमी तारीख़ देने के हक़ में नहीं है, उससे गुरेज़ हैं। इससे उन्हें लगता है कि उनकी जो अपनी साख और उनकी जो स्टैंडिंग्स या रिट है वो मुतासिर हो जाएगी। आपकी भी फिर अयाज सादिक साहब से बात हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से बात हुई, पहले यहाँ से शुरू कीजिए ना, फिर ज़रा दिन भर का अहवाल बयान करते हैं। देखें, राब्ते तो हैं हुकूमत के और अपोजिशन के, लेकिन वो राब्ते बिलवास्ता भी हैं, बराह रास्त भी हैं। लेकिन मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख दी है पेशावर में बैठकर, राब्ते तो उनके उस वक्त भी थे, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी राब्ते थे और एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते थे। और जो हुकूमत है उसके इत्तेहादी हैं, वो इस बात पर आमादा हो रहे थे कि नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। तो 25 मई को क्योंकि IMF के साथ बातचीत होनी थी, तो इसलिए उस ऐलान को मौखर किया जा रहा था और इमरान खान साहब को ये बात कन्वे भी कर दी गई थी, मुल्तान में भी ये कन्वे कर दी गई, इसलिए उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दी। और पेशावर में भी कन्वे कर दी गई। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 दिन इंतज़ार नहीं किया और मुनासिब समझा कि वे लॉन्ग मार्च की तारीख दे दें। जब वो तारीख दी है तो उसके बाद पांसा पलट गया, क्योंकि फिर इत्तेहादी थे हुकूमत के सारे, वो यकजा हो गए। उन्होंने कहा हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर और तो हमें बात हमसे नहीं मनवाई जा सकती, हम इस तरह डिक्टेशन नहीं लेंगे और अब तारीख नहीं देंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर आज आपने देखा कि जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ और फिर उसमें जो रुकावटें डली, जिस तरह इंतज़ामिया हरकत में आई, जिस तरह जो कारकुन थे उनकी झड़पें भी होती रहीं पुलिस से। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो लाखों अफराद जो हैं वो जमा नहीं हो सके। कारकुन तो जोशो खरोश से
مختلف مقامات پر اکٹھے ہوتے رہے, اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے, اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ میدان میں نکلے, اور ہماری جو وزیر صحت ہیں یاسمین راشد تھیں بلکہ پنجاب کی, وہ بھی نکلیں اپنی بیماری کے اور پیرانہ سالی کے باوجود, اور دوسرے لوگ بھی نکلے. محمود الرشید صاحب پکڑ لیے گئے, اعجاز چودھری صاحب پکڑ لیے گئے, کچھ لوگ میدان میں آئے, پولیس کے سامنے کھڑے رہے, ڈٹے, نعرہ زن رہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن اس میں جی فرمائیں. دیکھیے ایک ہے ایک سیلاب آ جائے لوگوں کا, اور وہ سیلاب کا معاملہ نہیں ہے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں, اور اس کو میں نے کئی بار ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, کہ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ ایک بڑی حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے مخالفین بھی ایک حقیقت ہیں. وہ جو ان کی جماعتیں ہیں. سر مجھے اب لینی پڑ رہی ہے کیونکہ اپڈیٹس کا وقت آیا جا رہا ہے. میں قطع کلامی چاہوں گا آپ سے معذرت کہ ایک بریک مجھے لینا پڑ رہی ہے پروگرام میں. بریک کے بعد اس بات کو پورا بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی, پکڑ دھکڑ نہ ہوتی, یا پولیس حرکت میں نہ آتی, آزادانہ آنے جانے کی اجازت ہوتی, تو شاید پھر صورتحال پی ٹی آئی سمیت مختلف ہوتی پنجاب میں بھی. ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب ایاز صادق صاحب نے. ایسا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک تو جو رکاوٹیں کھڑی گئیں, پکڑ دھکڑ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی پنجاب میں, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسرا اہم نقطہ آج دوپہر کو شروع ہوا جس میں اطلاع ملی کہ غالباً مذاکرات کی کوشش ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور اس میں کچھ معاملہ فہمی کی بھی اطلاع ملی. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ اور عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے تردید کی. کیا واقعی کوئی کوشش ہوئی کہ بیٹھ کر معاملہ حل ہو سکے؟ اگر ہوئی تو اس میں کامیابی کیوں نہ ہو پائی؟ جی شکریہ. جی یہ ہمیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں تو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, مگر پچھلے 3 دن پہلے میں یہ بات ساری جو کر رہا ہوں میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ چیزیں ان کانفیڈنس رکھی جائیں گی. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان چیزوں کو پبلک نہیں کیا جائے گا, مگر انفارچونیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب نے وہی کیا جو انہوں نے جب اکاؤنٹیبلٹی لیجسلیشن ہو رہی تھی اور اس کے اوپر پہلے وہ انہوں نے ساری کلازز ڈسکس کرنی, کلازز ڈسکس ہونے کے بعد ایک ایگریمنٹ ہو گیا تو باہر نکل کے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے. تو میں این آر او تو نہیں کہوں گا, مگر میں اب کیا کہوں آپ کو. بہرحال ہمیں 3 دن پہلے ایک ان کے آنریبل ممبر نے مجھے کانٹیکٹ کیا. اس سے پہلے کو ہفتے پہلے سے ایک اور میرے کولیگ کو پنجاب سے ان کو کانٹیکٹ کیا تھا. ان کا میسج میرے پاس ہے, ان کا ایویڈنس میرے پاس ہے, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم لوگ بیٹھنا چاہیے, یہ چیزیں. تو میں نے کہا ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ میسج میرے پاس سیو ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. پنجاب سے ملک احمد صاحب سے رابطہ ہوا تھا سردار صاحب؟ جی ملک احمد صاحب سے. تو میں نے اس پہ یہی ان سے کہا بیٹھنا چاہیے. پھر مجھے ایک اور دوست کا فون آیا, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آیا. میں نے کہا جی ہمیں بالکل بیٹھنا چاہیے, مگر انہوں نے کہا اس کو بالکل کانفیڈینشیل رکھیں. یہ آپ لوگوں کو کسی کو 3 دن پہلے آج تک یہ بات نہیں پتا تھی. پھر ایک اور دوست کا رات کو آیا کہ ہمیں ملنا چاہیے. میں نے کہا جی آپ لوگ آ جائیں, ہم بٹ کانفیڈنس میں علیحدہ بھی ملیں گے. میں نے ان سے کہا آپ آ جائیے. ان کا فیصلہ یہ ہوتا یہ جو کل رات گزر گئی, انہوں نے میرے پاس آنا تھا اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر گفتگو کرنی تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. مگر پھر رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ وہ صبح ملنا چاہ رہے ہیں, تو صبح 10 بجے میٹنگ ہے. تو ہم 10 بجے میٹنگ میں وہاں چلے گئے. وہاں بیٹھ کے ہم نے ایک چیز تو ان کو کلیریفائی کی کہ کن پٹی پہ پستول رکھ کے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. جو بات کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو ہمیں دھوس اور دباؤ کے اندر نہیں کی جا سکتی. آپ نے جو بات کرنی کریں. میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں, وہ الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے تھے. جو ہم نے کہا ہم نے الیکشن کی ڈیٹ تو جو سیٹلڈ ہے 2023 میں وہی ڈیٹ ہے, اور آپ نے ہم سے جو بات کرنی کریں. ہم ہر چیز سے بات کرنے کو تیار ہیں, مگر ہمارا نہ کوئی ان سے ایگریمنٹ ہوا نہ کوئی ارینجمنٹ ہوا, اور یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم پھر ملیں گے, یہ فیصلہ ہوا. تو ایاز صاحب اب کیا پوزیشن ہے؟
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद? इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट में हमने भी नाम अपने दिए हैं और ऑपोजिशन ने भी अपने नाम दिए हैं। जो चीफ कमिश्नर के दफ्तर में 10 बजे मुलाकात होगी कि ये किस तरह वो है, उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम दिए हम उसको बिल्कुल मानेंगे। और ये जब वहाँ आएंगे तो एक चीज़ तो हमें बड़ी क्लियर है कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप कब आएंगे और किस वक्त जाएंगे और जगह का भी तयन तकरीबन उन्होंने शायद किया, मगर अभी ये फाइनल नहीं है फाइनलिटी कि ये हुआ या नहीं हुआ। उनके साथ हम बैठेंगे, बैठ के वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात हुई कि जो इन लोगों ने JUIF के साथ जब वो धरना देने आए थे उनके साथ ये एग्रीमेंट किया था, उसी एग्रीमेंट को हम अडॉप्ट कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ये हुकूमत में थे तब इन्होंने ये किया था। उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज ये खुद सिग्नेटरी हैं उसके। तो हमने कहा आप इसके बारे में भी सोचिए। तो हमने मीटिंग में अटॉर्नी जनरल साहब को इसलिए रिक्वेस्ट किया कि वो कोर्ट में जो कुछ हुआ वो हम में से इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। तो वो हम लोग जो वहाँ होंगे बैठेंगे इंशाल्लाह, बैठ के इसका रास्ता बनाएंगे। हम फिर भी बात करेंगे, वो बात करना चाहेंगे, मगर ये सरदार साहब जो आपने इससे शामी साहब की जो क्यूरी थी उससे पहले जो आपने मंजरनामा बयान किया किन हालात में आपके मुज़ाकरात हुए और उसमें आपने कहा इलेक्शन की तारीख मांग रहे थे, उस पर इत्तफाक़ राय नहीं हुआ, तो गोया वो डेडलॉक का शिकार हो गया फिर वो मामला मुज़ाकरात का, बैठक का, या मज़ीद कोई नशिस्त हो सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, मज़ीद नशिस्त क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। हम सियासी लोग हैं, हमें तो टेबल पर बैठना है ना जी। मगर ये नहीं हो सकता कि ये उस दिन ये सारा कुछ करें जिस दिन यासीन मलिक को सजा सुनाई जा रही हो। इनको पता था कि सजा इस दिन सुनाई जाएगी, उन्होंने उसी दिन वो किया ताकि उसको पाकिस्तान में कवरेज ना मिले। इनको ये भी पता है कि हमारी टीम IMF के साथ मुज़ाकरात में बैठी हुई है और वहाँ ये भी मुझे पता है कि वहाँ ये रेज हुआ कि जी ये जो एजुकेशन हो रही है तो वहाँ क्या हालात होंगे, और ये वहाँ भी ये चीज़ गुफ्तगू की गई। तो ये सारी चीज़ें एंटी स्टेट चीज़ें हैं। और कभी आपने ये नहीं सुना कि एक सूबा उठ के फेडरेशन के खिलाफ हवा बोले कि चीफ मिनिस्टर और सरकारी मशीनरी लेके तो वो यहाँ आए। ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मगर फिर भी हम बैठने को तैयार हैं। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। मगर अगर ये हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमसे कुछ कराना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं होगा। मगर सरदार साहब अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक जो आपकी मीटिंग होनी है उसके बाद तो यानी तय हो जाएगा ना एहतजाज की हदूद क्या होंगी, जलसा कैसे होगा, धरना होगा या नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, ये सारी बातें तो तय हो जाएंगी। ये सारी बातें जो चूंकि हम अदालत में नहीं थे, इनके लोग थे जो आ रहे हैं, तो हमने अटॉर्नी जनरल साहब को रिक्वेस्ट की थी कि वो आके हम सबको ब्रीफ कर लें। वो ब्रीफ करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि तय कर लें इंशाल्लाह। और हमने तो वही कहा है कि वही हम एग्रीमेंट निकाल लेते हैं जो इन्होंने साइन किया था, इन्होंने करवाया था JUIF से। आज सिर्फ फर्क ये है कि कल वो एक तरफ थे, आज वो दूसरी तरफ है, ये सिर्फ फर्क है। ठीक, तो जी उम्मीद की जानी चाहिए कि अब मामला पुरअमन तरीके से निपट जाएगा। जी इनको जी शाम साहब यही दुआ उम्मीद हमारी भी है कि मामला कुछ रोकना चाहिए। जो कहते हैं कि खूनी इनकलाब होगा, उन लोगों को रोकना चाहिए। जो कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, उन लोगों को रोकना चाहिए। जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं, इनको उनके मुंह बंद करना चाहिए और इनको चाहिए जमहूरी अंदाज में करें। ये इन्होंने पार्लियामेंट में जो कुछ किया वो आपके सामने है। सदर पाकिस्तान साहब ने बिल्कुल ही एक नई लाइन ले ली कि जो चीज़ें उनको ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो भी कहते हैं नहीं। तो ये सदर भी अब PTI के सदर बन गए, वो पाकिस्तान के सदर तो अगर हकीकी माने में कहा जाए नहीं। तो ये धौंस नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, चलेगा तो कानून चलेगा। ये बड़ी क्लैरिटी से हमने उनको बता दिया। बहुत शुक्रिया, कोई दो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अय्याज सादिक साहब कीमती वक्त का। उम्मीद है कि मामला फहमी की राह निकलेगी और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहेगी। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक।
ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.